हाँ भाई ट्वेल्थ वालों, आज हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स। ओके, सबसे पहले तो इसकी टर्म लिख लेते हैं। क्या मिला था हमें? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एम है मोलैरिटी। ठीक है, यहाँ पे केबी कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला भी था, आर टी नॉट स्क्वेयर बाय 1000 इंटू एल, आर गैस कांस्टेंट, टी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, और एल भी क्या था? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम। ठीक है, पर ग्राम वाली को पर मोल में कन्वर्ट करना था, तो वो क्या होता है, हमें ये पुट करना होता है किसकी जगह? एल वी की जगह पुट कर देते हैं डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बाय, मैंने यहाँ पे आपको M2 लिखवाया था, M2 नहीं M1 आएगा, तो सही कर लेना, M1 आएगा, क्योंकि जो लेटेंट हीट है ना, ये और ये है लेटेंट हीट, ये भी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये पर ग्राम के लिए है, ये पर मोल के लिए ऑफ दी सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का मोलर मास डिनोट किससे करते हैं? M1 से। तो करेक्शन कर लेना, ये फॉर्मूला बनेगा आर टी नॉट स्क्वेयर M1 बाय 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। तो ये दो फॉर्मूलाज बनेंगे। कुछ क्वेश्चंस में हमें डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस में हमें बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा। तो देखते हैं इनके न्यूमेरिकल्स। देखिए भी फर्स्ट न्यूमेरिकल, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेते हैं C6H12O6। तो है क्या ये? इज डिसॉल्व्ड इन, मतलब ये सोल्यूट है और सॉल्वेंट वाटर है। सोल्यूट का गिवन मास कितना है? W2 18 ग्राम, कैपिटल M2, मोलर मास इसका कार्बन का 12 हुआ इंटू 6, 72 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 72 प्लस 12 84 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6 96, तो ये हो गया 180 ग्राम पर मोल। हाँ जी, आगे वाटर का गिवन मास है 1 किलोग्राम, उसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना है। या एक बात, आप जो वेट है उसके यूनिट्स ग्राम में रखोगे या किलोग्राम में, कैसे चेक करना है आपने? यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? किलोग्राम। और यहाँ पे क्या दे रखा है? हमें इसके यूनिट्स देखने हैं। अगर ये किलोग्राम में है ना, तो हम बाकी भी किस में रखेंगे? किलोग्राम में रखेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे 18 ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1000 से डिवाइड करके, वो डिवाइड ऊपर पावर कितनी जाएगी? -3। इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 180 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। हाँ जी, और W1 कितना है? 1 kg। कैपिटल M1 कितना है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का कितना बनता है? 18 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये तो हुआ इनके वेट की बात। एट व्हाट टेम्परेचर विल दी वाटर बॉयल? वाटर जिस टेम्परेचर पे बॉयल करे, मतलब वो कौन सा टेम्परेचर होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। आगे बॉयल एट 1.013 बार प्रेशर, प्रेशर दे रखा है हमें 1.013 बार। केबी की वैल्यू भी गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। ओके, तो देखिए डेल्टा टीबी क्या होता है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। अब देखिए केबी इंटू केबी की वैल्यू तो गिवन है, ये ओवरऑल ये चीज हम निकाल लेते हैं यहां से, और हम क्या करेंगे यहां से एम की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए कैसे करना है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी की वैल्यू कितनी बनेगी? यहां कर देते हैं। केबी की वैल्यू है 0.52 इंटू
मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W2 बाई M2 इंटू 1000 बाय W1। W2 कितना है? 18 इंटू 10 रेज टू पावर -3 बाय M2 कितना है? 180 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू 1000 अपॉन W1। W1 है 1 किलोग्राम। तो ये पावर तो कैंसिल यहां भी, ओके। ये पॉइंट आप यहां कैंसिल कर देना, ये यहां कैंसिल हो गया। 100 इसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होते ही ये कितना आ जाएगा? डेल्टा टीबी कितना आया है? 52। अब जो डिफरेंस है वो भी तो देखिए, यहाँ पे यूनिट्स क्या है? केल्विन है ना, तो ये भी किसमें डिफरेंस आएगा? केल्विन में। मतलब प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, उनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वही तो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो है 52 केल्विन। अब देखिए उसने हमसे पूछा क्या है कि जब हम ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉईल होगा? प्योर वाटर कितने पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन केल्विन में कितने बनेंगे? 273 ऐड कर दो, कितना बनेगा? 373। वो प्योर का है और ये डिफरेंस है। तो क्या अब पता चल सकता है ग्लूकोज डालने के बाद वाटर कितने पे होगा? माइनस कर देंगे हम, क्योंकि डेल्टा टीबी होता क्या है? तो इनका डिफरेंस आया है 52 केल्विन। अब डेल्टा टीबी होता क्या है? टीबी माइनस टी नॉट बी। प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तभी तो ये क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंस है 52। यहां से हमें कैलकुलेट क्या करना है? टीबी। तो ये उधर जाके प्लस का होगा, 52 में ऐड हो जाएगा कितना? 373। तो कितना बनेगा ये? 5 2 4 425 केल्विन। और ये आंसर चेक करने की ट्रिक भी है, क्योंकि प्योर का 373 केल्विन है, तो ये बढ़ना चाहिए, इंक्रीमेंट दिखना चाहिए कि वाकई ही इंक्रीमेंट उसके अंदर या एलिवेशन हुआ है। समझ आया? ये चेक करना ध्यान से कि प्योर से अगर ज्यादा आ रहा है आंसर फिर तो सही है, अगर कम आ रहा है मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। ओके, हो जाती है भाई, गर्मी है, कर लो नोट इसका मेथड इस तरीके से। और पता क्या है, 99% तो क्वेश्चन यहीं तक ही आता है, एलिवेशन बता दो कितने, और एलिवेशन के बाद की भी दुनिया होती है, ठीक है। वो पूछ सकता है भाई अब कितना बॉइलिंग पॉइंट आएगा, क्लियर है ना। तो दोनों तरीके से तैयार रहना है आपने। देखिए भी सेकंड न्यूमेरिकल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 is 353.23 Kelvin. When 180 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सोल्यूट तो कुछ और है फिर इसका मतलब, तो बेंजीन क्या है फिर? सॉल्वेंट, was dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड। कि जब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बेंजीन में डाला जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड हो जाता है 2, मतलब कितना तक हो जाता है। ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सॉल्यूशन का या प्योर सॉल्वेंट का? सॉल्यूशन का। 354.11। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ दी सॉल्यूट। अब देखिए सबसे पहले बेंजीन किसका काम कर रहा है? सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का काम कर रही है बेंजीन। तो सबसे पहले इसका गिवन मास, कितना मास लिया बेंजीन का? 90 ग्राम। मोलर मास इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 इंटू 6 72 प्लस 6 78 ग्राम पर मोल। W2 जो सॉल्वेंट है नॉन वोलेटाइल, उसका मास कितना लिया? 180 ग्राम। उसका मोलर मास कितना है? कैलकुलेट करना है। आगे बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का, बेंजीन सॉल्वेंट है तो T0B कितना दे रखा हमें? 353.23 केल्विन। और जो सॉल्यूशन का आया बॉइलिंग पॉइंट वो कितना आया? 354.11 केल्विन। तो यहां से डेल्टा टीबी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले तो वही कर लेते हैं। डेल्टा टीबी हमें कितना मिला? क्या होता है वो? टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी कितना आया? 354.11 माइनस 353.23
0.23 करना है इसको माइनस, कितना आ रहा है ये 0.88 केल्विन। हाँ जी, ये आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि इतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, भले ही थोड़ा सा है बट एलिवेशन तो एलिवेशन ही है ना, इंक्रीज तो हुआ है। हाँ जी, अब देखिए डेल्टा टीबी क्या होता है, केबी इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला W2 बाय इंटू अपॉन W1। अब ध्यान दीजिए, हमें ये किसमें लेके चलना है, किलोग्राम में। तो जब सारी चीज किलोग्राम में है तो वो 1000 वहां पे हमें नहीं लगाएंगे, लास्ट वन न्यूमेरिकल में लगा दिया था, वो सही कर लेना, वो नहीं लगाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे 1 आएगा सिंपल। अब पुट कर हमें M2 कैलकुलेट करना है तो M2 इधर ले जाते हैं और डेल्टा टीबी इधर रख देते हैं। कितना आएगा ये केबी 2.53 इंटू W2 कितना है 180 ग्राम, डेल्टा टीबी 0.88 और 1 बाय W1, W1 कितना दे रखा हमें 90 ग्राम। क्लियर है? तो यहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, M2 यूनिट्स देखो, केबी के यूनिट्स क्या है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, W2 के किलोग्राम, इसके क्या है, इसके क्या है किलोग्राम, 90 ग्राम दे रखा है या किलोग्राम, ग्राम है ना, तो फिर यहां लगाएंगे भाई, फिर यहां पे 1000 लगा देना। ओके, लेकिन फिर इसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर इसको भी करते हैं। 90 इंटू 10⁻³ और इसको करेंगे तो 180 इंटू 10⁻, इसको ये वैल्यू तो चाहिए ही नहीं, तो इसको क्यों करना है, तो यहां पे आएगा 180 इंटू 10⁻³ और यहां आ जाएगा 90 इंटू 10⁻⁻3। ओके, अब सॉल्व कर लेना, वो आ जाएगा आपका मोलर मास। कितना आ रहा है वैल्यू बताना सॉल्व करके, 50 ग्राम में आ रहा है या किलोग्राम में, ग्राम में है तो 10⁻³ साथ में जरूर आएगा, क्योंकि हम किस में लेके चल रहे हैं, किलोग्राम। सॉल्व करना है इसको, यहां मिस्टेक मत कर देना ग्राम या किलोग्राम में, सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ओके, यहां थोड़ा ध्यान रखना है, ग्राम या किलोग्राम में। आप अगर ऑलरेडी किसके अंदर लेके चल रहे हो, किलोग्राम के अंदर, तो फिर यहाँ 1000 मत लगाना, अगर नहीं लेके चल रहे तो यहाँ पे 1000 लगाओगे आप। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहली बात, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन तो थी कि ये वो टेम्परेचर है जहां पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है किसी लिक्विड का या सॉल्वेंट का, उसको हम क्या देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एक डेफिनेशन तो ये बन सकती है, ये वो टेम्परेचर है जहां पे सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म किसी भी सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पे कोई भी लिक्विड जस्ट स्टार्ट होता है सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ओके, जस्ट स्टार्ट होता है कि वो सॉलिड बनना शुरू हो गया। और डेफिनेशन क्या बोल सकते हो इसकी, फ्रीजिंग पॉइंट की, कि जहां पे वेपर प्रेशर सॉलिड फेज का और लिक्विड फेज का दोनों का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको हम क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे उसको, फ्रीजिंग पॉइंट। तो दो डेफिनेशन बनी है, व्हेन सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज हैव सेम वेपर प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो लिख लीजिए पहले, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख लीजिए, द टेम्परेचर at which solid and liquid phase of a substance are in
इक्विलिब्रियम, सॉलिड एंड लिक्विड जो फेज हो वो क्या हो, इक्विलिब्रियम के अंदर हो, उस टेम्परेचर को हम बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट। और द टेम्परेचर at which vapor pressure of solid and liquid phase of a substance is equal। अगर वो इक्वल हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब हम कर्व के थ्रू समझते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। डिप्रेशन का मीनिंग बताओ मुझे, डिक्रीज। एलिवेशन का मतलब अगर इंक्रीज है तो डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करना। तो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है ज्यादा। ज्यादा होने का मतलब पता है, और जब उसके अंदर सोल्यूट ऐड करके हम सॉल्यूशन ऐड कर देंगे तो बनेगा, सोल्यूट ऐड करके जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हो जाएगा प्योर से कम। तभी तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए अगर हम वाई एक्सिस पे लेके चले वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे लेके चले टेम्परेचर, तो प्योर सॉल्वेंट देखिए मान लो यहां से शुरू हो रहा है, उसको फ्रीज होना है, तो प्योर सॉल्वेंट फॉलो करेगा कुछ इस टाइप के कर्व को, यहां तक पहुंचेगा। ये है सॉल्वेंट। यहां पे हम मान लेते, यहां पे वो प्योर लिक्विड फॉर्म में है, यहां पे मान लेते हैं कि वो स्टेज आ गई है जब वेपर प्रेशर सॉलिड का लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में आया। सेम है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसका बोलो फ्रीजिंग पॉइंट। किसका, ये क्या चीज है, T0 F, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो वो यहां से शुरू होके कुछ इस टाइप का कर्व सॉल्यूशन शो करेगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इनका जो फाइनली कर्व मैच करेगा, देखिए हमें पता है कि जब हम एक सोल्यूट ऐड कर देते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर को क्या करवा देता है, डिक्रीज करवा देता है। तो वेपर प्रेशर जैसे जैसे ये सॉल्यूशन का कर्व, इसीलिए तो हमने क्या किया, नीचे बनाया। अब इस तरीके से ये चलते गए तो कभी ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। लेकिन इस स्टेज पे आते ही वो लिक्विड में नहीं है, किस में बदल गया है, और सॉलिड का प्रेशर होता है। अगर प्रेशर नहीं, सॉलिड के वेपर नहीं बनते तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता जाएगा। मतलब ये कर्व अब ऐसे नहीं चलेगा, और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा ऐसे। और यहां पे आके इस कर्व को आगे अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये पॉइंट यहां पे जाके क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, ये यहां जाके जहां पे कट हो रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। किसका, सॉल्यूशन का। तो टेम्परेचर तो क्या है, एक्स एक्सिस पे। मुझे ये बताओ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको कम दिख रहा है या ज्यादा दिख रहा है, कम है ना। लेफ्ट में जितना होती वैल्यू वो कम होती है, और कम क्यों हुआ है, सोल्यूट ऐड करने की वजह से प्योर सॉल्वेंट के अंदर वो जो सोल्यूशन बना था उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होगा वो, T0F माइनस, और आपने ध्यान दिया था जब मैंने TB लिखा था तो मैंने TB माइनस T0B लिखा था, उल्टा है हमें।
क्योंकि वहां पे एलिवेशन हुआ था, यहाँ पे डिप्रेशन हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ये कर्व समझ आया मैंने? अचानक से नीचे क्यों करा है? क्योंकि इस स्टेज पे आके वो लिक्विड नहीं है, सॉलिड बन गया, और सॉलिड के वेपर नहीं बनते। ओके, तो उसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है, तो वो कर्व अचानक से नीचे आएगा। वहां फिर मैं सोल्यूशन के कर्व को एक्सटेंड करूं, जहां ये कट कर जाएगा वही जो टेम्परेचर है, वही पॉइंट क्या होगा सोल्यूशन का? फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया सॉल्यूशन का सोल्यूट ऐड करने की वजह से। ओके, क्लियर है ये? हाँ जी, अब करते हैं इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो भी सेम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह। उसमें इसमें भी क्या होना है, ध्यान दीजिए, जितना प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में डिफरेंस है, उतना ही इनके फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस रहने वाला है। डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा पी के। और डेल्टा पी क्या होता है? बोलो, पी नॉट माइनस पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ज्यादा कौन सा होता है? प्योर सॉल्वेंट। अब ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। डेल्टा पी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था? x2 के। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2 डेल्टा टीएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया? x2 के। क्लियर है? हाँ जी, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटा के क्या लगा देंगे? K कांस्टेंट। x2 क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे हम? N2 बाय N1 प्लस, लेकिन हम सॉल्यूशन जनरली क्या लेके चलते हैं? डाइल्यूट। तो ये नीचे वाला N2 क्या हो जाएगा? स्किप कर देंगे हम, नीचे वाले N2 को स्किप कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। क्या बनेगा ये? ध्यान रहे, यहां KF नहीं लगाना अभी। ओके, अभी K लगाना है एक बार, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। N2 क्या होता है? W2 बाय M2 इंटू N1 क्या होता है? W1 बाय M1। W1 नीचे, M1 ऊपर। अब ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कांस्टेंट होता है। तो क्या होगा? K इंटू, हम इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, K M1 W2 बाय M2 इंटू 1 बाय W1। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट सम न्यू कांस्टेंट। तो क्या बनेगा ये? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू KF इंटू, ध्यान दीजिए, W2 बाई M2 इंटू 1 बाई W1। ये किसका फॉर्मूला है? मोलैरिटी का। तो ये आगे डेरिवेशन है डेल्टा टीएफ की, वेयर KF क्या है? KB क्या था? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। करो नोट, ये है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की बात करते हैं। किससे डिनोट किया हमने? KF से। डेल्टा TF हमें क्या मिला? KF इंटू M। और ध्यान रहे, ये कांस्टेंट किनके लिए होता है? सोल्यूट, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के लिए? सॉल्वेंट के लिए। लिख लेना, फॉर सॉल्वेंट। तो किस पे डिपेंड करता है ये? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। हर एक सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होगा। कई बार एक नंबर में पूछा भी जाता है कि KF या KB किस पे डिपेंड करते हैं? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट चेंज तो KF और KB भी चेंज। डेफिनेशन बनाए कैसे? मोलैरिटी कितनी लेके चले? 1 मोलर, या फिर
नंबर ऑफ मोल्स कितने हो? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो डेफिनेशन क्या बनी? लिख लीजिए डेफिनेशन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट may be defined as depression in freezing point when molality of a solution is unity, that is का सिंबल है भाई 1 मोलर। तो डेफिनेशन ये बन जाएगी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की। अब देखिए इसके यूनिट्स कैसे बनाने हैं हमने। यूनिट्स ऑफ केएफ, ध्यान दीजिए डेल्टा टीएफ क्या था? केएफ इंटू एम। तो केएफ क्या आ जाएगा? डेल्टा टीएफ बाय एम। अब ध्यान दीजिए डेल्टा टीएफ के यूनिट्स है, केल्विन। अरे टेम्परेचर हो चाहे उसका डिफरेंस हो वो तो केल्विन ही होगा ना, केल्विन। मोलैलिटी के क्या लेते हैं? मोलर। तो ये बन जाएगा केल्विन पर मोलर। अकेला एम मत लिखना, वो मिनट के हिसाब से फिर कंफ्यूज हो जाएगा। या फिर केल्विन, इसके यूनिट्स होते हैं मोल पर केजी। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? मोल पर केजी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, तो मोल नीचे जो जिसकी पावर प्लस थी ऊपर जाके, किलोग्राम के नीचे माइनस ऊपर जाके, तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं केल्विन किलोग्राम पर मोल। और यही यूनिट्स किसके लिए होते हैं? केबी के लिए। तो पिछले टॉपिक में मैंने करवाया नहीं था, सेम होते हैं यूनिट्स भाई इनके, केल्विन किलोग्राम पर मोल। यूनिट्स भी इसके क्लियर है, ओके। डेफिनेशन भी इसकी क्लियर हो चुकी है। अब देखते हैं अगर इसकी डायरेक्ट वैल्यू ना दे रखी हो तो क्या करोगे? वही सेम फॉर्मूला, कौन सा है? KF इज इक्वल टू आर टी नोट स्क्वेयर बाय 1000 इंटू LVL क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। क्या बोला मैंने? पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। लेकिन अगर इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है? पर मोल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड के डिवाइड वाला ऊपर आ जाएगा। और ध्यान रखिए इस बार मिस्टेक नहीं करनी, M1 लिखना है। M1 मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। नींद आ गई है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए इस टॉपिक में एक क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल आया? केएफ इंटू एम, यही आया था ना। अब ध्यान दीजिए मोलैलिटी क्या होता है? अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब N2 बाय W1। तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है? दिस इंप्लाइज डेल्टा टीएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। और यही कंडीशन होती है किसकी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो लिखना है आपने एज डेल्टा टीएफ directly depends on number of moles of solute. So delta TF मतलब depression in freezing point is a colligative property. क्लियर है ना यहां तक? तो आप इसके फॉर्मूलाज आज आपको इसके भी पढ़ के रखने हैं। सेम न्यूमेरिकल है, जैसे डेल्टा टीबी के करें वो कल कर लेंगे अपन। ओके, धन्यवाद।